नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। साथ ही संवाददाताओं की पूरी टीम बताती है उन खबरों से जुड़ा हुआ लेटेस्ट अपडेट। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर करेंगे हम बात, अपने संवाददाताओं से जानेंगे अपडेट। सबसे पहले करेंगे उन प्रमुख खबरों का रुख। तो आज न्यूज पंच के जरिए सबसे पहली और प्रमुख खबर अमृतसर से, जहां अमृतसर के 5 गांवों में जहरीली शराब का तांडव आज देखने को मिला है। कई सारी मौतें इसमें हो चुकी हैं और कई लोग अभी गंभीर रूप से इस वक्त इलाज उनका चल रहा है, अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं। और इसके साथ ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा और पूरी जांच अभी फिलहाल इस पूरे मामले में की जा रही है। कई आरोपियों की भी गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है। बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। इसके साथ ही दूसरी प्रमुख खबर पड़ोसी देश बांग्लादेश से जुड़ी हुई। जी हां, जहां पर शेख हसीना की पार्टी पर इस वक्त बैन लगा दिया गया है और अंतरिम सरकार की तरफ से ये बैन लगाया गया। और ये बैन के पीछे क्या वजह दी गई है और इसको लेकर अवामी लीग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो ट्रंप से जुड़ी हुई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी हुई, जहां ट्रंप की एंट्री से क्या बात बनेगी रूस और यूक्रेन के बीच। क्योंकि 15 तारीख को रूस और यूक्रेन के बीच में महत्वपूर्ण वार्ता होने वाली है, शांति वार्ता। लेकिन उससे कहीं ना कहीं एक हल निकलता हुआ इस युद्ध का जरूर नजर आ सकता है, जिसमें बताया जा रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हो सकते हैं। उनके शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही है। बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पंजाब की बात करेंगे, जहां पंजाब में एक बार फिर से नकली शराब का मामला सामने आया है। अमृतसर के मजीठा क्षेत्र में नकली शराब पीने से 14 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 6 लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। और इस घटना के बाद से 5 गांवों में मातम पसरा हुआ और पीड़ित परिवार प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन ने नकली शराब को लेकर सख्ती ही नहीं की है। फिलहाल इस मामले में अब तक कई आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी भी मौके पर पहुंची और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनका हाल जाना और आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश साफ तौर पर दिए। इस पूरे मामले पर अपने संवाददाता से जानेंगे ताजा अपडेट। उससे पहले आपको दिखाते हैं अमृतसर के मजीठा में जहरीली शराब का कहर। तो जहरीली शराब का यह कहर देखने को मिला है, जहां अमृतसर के मजीठा में जहरीली शराब कांड सामने आया। 15 इस पूरे मामले में आपको बता दें कि कई लोगों की मौत हो चुकी है, 14 लोगों की मौत हुई है और साथ ही 6 लोग गंभीर रूप से इस वक्त हालत उनकी काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने गांवों का दौरा किया है। इन 5 गांवों में ये मातम पसरा हुआ और वहां साक्षी साहनी पहुंचती हैं। घटना की जांच से जुटे हुए इस वक्त अधिकारी लगातार और इसकी जांच कर रहे हैं। इस पूरे मामले की पीड़ित परिवारों को मदद भी पहुंचाई जा रही है, हर संभव मदद पीड़ित परिवारों की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि घटना के बाद मौके पर पुलिस और प्रशासन दोनों ही वहां पर पहुंच चुके हैं। जहरीली शराब बेचने के आरोप में अभी तक 6 लोगों की गिरफ्तारियां भी इस पूरे मामले में हो चुकी है और इन 6 लोगों में से एक व्यक्ति इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जिसका नाम है प्रभजीत सिंह, और उसे भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि धारा 105 BNS और 61A एक्साइज एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पीड़ित परिवारों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, एक नजर उस पर भी डालते हैं। पीड़ित परिवारों ने अपनी आप बीती साझा की है। पीड़ित परिवारों की तरफ से बताया गया कि शराब पीने के बाद उल्टियां करने लगे लोग, जो उनके परिवार के सदस्य थे। शराब पीते ही उल्टियां होने लगी और जैसे ही हालत बिगड़ी तो तुरंत ही उन्हें अस्पताल ले जाया गया। और दरअसल नकली शराब का जो धंधा है वो काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, लेकिन नकली शराब के धंधे में प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की कोई सख्ती नहीं की गई है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं वहाँ के जो गांव के लोग हैं वो इस वक्त काफ़ी नाराज़ भी हैं कि अगर प्रशासन की तरफ से ये काम पहले ही किया जाता तो शायद आज ये स्थिति ना होती, आज उन 14 लोगों की जान बच गई होती। लेकिन इसी के साथ में नकली शराब का कहर और मौके पर डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी पहुंची और साक्षी साहनी ने वहां पर पीड़ित परिवार से मुलाकात की, उनका हाल जाना और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की जा रही है वो उन्होंने बताया। आपको सुनाते हैं। बहुत ही अनफॉर्चुनेट ये जो ट्रेजेडी हुई है, मजीठा हमारा जो हल्का है वहाँ पर कुछ लोगों ने स्प्यूरियस लिकर जहरीली शराब जो कंज्यूम की थी। 5 विलेजेस से हमें फिर रिपोर्ट्स आने शुरू हो गए कि लोग क्रिटिकल स्थिति में थे। हमने तुरंत जो है अपनी टीम्स रश करके मेडिकल टीम्स, अभी भी हमारी मेडिकल टीम्स जो हैं डोर टू डोर जाके
जो भी किसी को भी चाहे सिम्टम है या नहीं है, उनको हम लोग फिर भी अभी भी हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं ताकि उनका बचाव हो सके। अनफॉर्चुनेट हादसे में 14 लोगों की डेथ हो चुकी है। सरकार जो है पूरी सहायता कर रही है। तो पुलिस और प्रशासन तो इस वक्त लगातार मदद कर ही रहा है। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी अमृतसर से गुरमीत सिंह जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताज़ा अपडेट के लिए। गुरमीत, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में इस पूरे शराब मामले को लेकर, क्योंकि इस जहरीली शराब की चक्कर में, जहरीली शराब की वजह से 14 लोगों की मौत हो चुकी है और 6 लोगों की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। देखिए कृतिका, ये जो पूरा मामला है बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि इसमें बेसिकली जो गरीब लोग हैं, बताया ये जा रहा है कि गांव भंगाली है जो कि मजीठा इलाके में, अमृतसर के मजीठा इलाके में पड़ता है। वहां पर ये कथित तौर पर एक ईंट के भट्टे में काम किया करते थे और सोमवार को इन्होंने ये जहरीली शराब जो है, नकली शराब कंज्यूम की थी। और इसके बाद धीरे धीरे जिन जिन लोगों ने ये शराब पी उन लोगों को उल्टियां आने लगी और कुछ घर वालों ने, जो संबंधी थे, जो आसपास जो लोग थे, उन्होंने सोचा कि शायद शराब की वजह से ऐसा हो रहा है, मगर धीरे धीरे पता लगने लगा, जब वो लोग, उनको सांस आना बंद हो गया, उनकी हालत और खराब होने लगी, तब पता लगने लगा कि ये लोग, इन्होंने कुछ जहरीला पदार्थ खाया है। अब इसके बाद इनको अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर इन्हें ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया और धीरे धीरे यह संख्या बढ़ते बढ़ते 14 हुई है। कल बताया जा रहा है कि कल ही तकरीबन 3 लोगों की मौत हो गई थी और उनका अंतिम संस्कार भी कल ही कर दिया गया था और आज ये सुबह तक संख्या बढ़कर 14 हो गई है और इससे ज्यादा भी बढ़ सकती है। अब ये पूरा मामला हुआ ऐसे है कि मजीठा में तकरीबन 3-4 गांव हैं, भंगाली, थरियेवाल, मरड़ी कलां और पातालपुरी, और इसके साथ एक और गांव है। तो ये 4-5 गांव के लोग थे। इन्होंने जहरीली शराब, जो स्पूरियस लिकर जिसे कहते हैं, वो खरीदा था और वो खरीदकर उन्होंने पिया था। अब ये सब कुछ उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि गरीब लोग दरअसल एक्साइज ड्यूटी से और अलग अलग तरह के जो टैक्स के कारण जो शराब महंगी होती है उसे पीने से बचने के लिए एक सस्ते ऑल्टरनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही इन्होंने इस्तेमाल किया सस्ते ऑल्टरनेटिव का और फिलहाल जो इस मामले में बताया यह जा रहा है कि 14 लोगों की मौत हुई है और 9 लोग पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिए हैं। 9 लोगों में बताया जा रहा है कि जो किंग पिन था इस पूरे जहरीला शराब को बनाने का, वो था प्रभजीत सिंह उर्फ बब्बू। ये व्यक्ति मेथनॉल को मंगवाया करता था ऑनलाइन और उसके बाद इसे छोटे छोटे पैकेट में भर के जो है मिलाकर, मिश्रण बनाकर उसे सप्लाई किया करता था। इसके आगे जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो कुलवीर सिंह, साहिब सिंह, गुरजंट सिंह, 5वां शख्स है सिकंदर सिंह, अरुण कुमार, निंदर कौर, एक महिला भी इसमें शामिल है और कुल मिलाकर 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और इसके साथ ही पंजाब सरकार ने एक और बड़ा एक्शन लिया है कि जो मजीठा इलाके के डीएसपी हैं उन्हें सस्पेंड किया गया है और एसएचओ मजीठा को भी सस्पेंड किया गया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। आप इस खबर पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों को बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की है और इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि प्रिय एग्जाम वॉरियर, सीबीएसई कक्षा 12th और 12वीं और 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी लोगों को हार्दिक बधाई। ये आपके दृढ़ संकल्प, अनुशासन और कड़ी मेहनत का परिणाम है। ये पोस्ट प्रधानमंत्री की तरफ से की गई। उन्होंने आगे लिखा कि आज माता पिता, शिक्षकों और अन्य सभी लोगों की भूमिका को स्वीकार करने का दिन भी है जिन्होंने इस उपलब्धि में योगदान दिया। एग्जाम वॉरियर्स को आगे आने वाले सभी अवसरों में बहुत सफलता की कामना करता हूं। तो ये पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं के नतीजे अब से कुछ ही देर पहले सीबीएसई बोर्ड के जारी किए गए हैं और उस नतीजे सामने आने के बाद में प्रधानमंत्री की तरफ से ये बधाई संदेश। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं न्यूज पंच में। अगली महत्वपूर्ण खबर बांग्लादेश से, जहां राजनीतिक संकट और बढ़ते तनाव के बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया जिससे शेख हसीना को झटका लगा है। दरअसल बांग्लादेश की सबसे पुरानी पार्टी आवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया गया जिससे अबदस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें अब बढ़ चुकी हैं। तो वहीं चुनाव आयोग ने भी आवामी लीग का पंजीकरण रद्द कर दिया है और इस फैसले के बाद अब शेख हसीना और उनकी पार्टी फिलहाल चुनाव नहीं लड़ पाएगी। साथ ही आपको बता दें कि शेख हसीना बीते 16 सालों से आवामी लीग सरकार का नेतृत्व कर रही थी, लेकिन पिछले साल 5 अगस्त को
छात्रों के नेतृत्व में हुए हिंसक विद्रोह में बांग्लादेश में तख्ता पलट की तस्वीरें बनी, तख्ता पलट हुआ और शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। करेंगे बांग्लादेश के राजनीतिक हालातों पर चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं शेख हसीना की पार्टी पर लगा बैन। तो शेख हसीना को यह बड़ा झटका लगा है, उनकी पार्टी पर यह बैन लगा दिया गया। अवामी लीग को मिटाने में दरअसल मोहम्मद यूनुस इस वक्त लगातार जुटे हुए अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं और अंतरिम सरकार की तरफ से ये प्रतिबंध इस वक्त अवामी लीग पर लगाया गया है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि इस प्रतिबंध के साथ ही अब वो पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाएगी। 3 दिन के विरोध प्रदर्शन के बाद ये बड़ा कदम उठाया गया इस वक्त अंतरिम सरकार की तरफ से बांग्लादेश की, और अवामी लीग पर बैन लगा दिया गया। इसके साथ ही आतंकवाद विरोधी कानून का हवाला दिया गया है कि ये जो पार्टी है वो आतंकवाद विरोध के हम काम कर रहे हैं और इसीलिए बैन लगाया गया है। इसके साथ ही पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन है इलेक्शन कमीशन की तरफ से उसको भी रद्द कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया गया, जिसकी वजह से अब आगे आने वाले समय में जब भी बांग्लादेश में चुनाव होंगे तो ये पार्टी उन चुनावों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। इसके साथ ही आपको बता दें कि पार्टी चुनाव कैंपेन भी नहीं कर पाएगी अब, क्योंकि इस पार्टी पर अब प्रतिबंध लग चुका है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो सरकार ने इस बैन के पीछे की वजह भी बताई है। सीधे तौर पर सरकार ने इसके पीछे की वजह बताई है कि यह प्रतिबंध देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के हित में लगाया गया है और तब तक प्रभावी रहेगा जब तक बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में अवामी लीग और उसके नेताओं के खिलाफ चल रहे मुकदमे पूरे नहीं हो जाते। ये वजह सीधे तौर पर सरकार की तरफ से, अंतरिम सरकार की तरफ से बताई गई है, बैन के पीछे की ये वजह। लेकिन इसके साथ ही अवामी लीग पार्टी ने सीधे तौर पर इस फैसले का विरोध किया है और विरोध करते हुए क्या कुछ कहा गया है अवामी लीग की तरफ से, क्या कुछ प्रतिक्रिया अवामी लीग की सामने आई है, एक नजर उस पर भी डालते हैं। तो अवामी लीग ने सीधे तौर पर नाराजगी जताई है, समर्थकों में नाराजगी है इस प्रतिबंध को लेकर, और क्योंकि ये प्रतिबंध अचानक से लगाया गया और नाराजगी जताई जा रही है समर्थकों की तरफ से। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रतिबंध के बावजूद काम जारी रखेंगे, ये बात इस वक्त अवामी लीग के जो तमाम लोग हैं वो उनकी तरफ से कही गई है कि प्रतिबंध लग गया लेकिन हम उसके बावजूद भी अपना काम जारी रखेंगे। फैसला बांग्लादेश को तानाशाही दिशा में धकेल रहा है। ये जो अनोखा फैसला लिया गया पार्टी पर प्रतिबंध लगाने का, बैन लगाने का, ये कहीं ना कहीं तानाशाही की तरफ बांग्लादेश को धकेल रहा है। इसके साथ ही कहा गया कि अवामी लीग ने अंतर्राष्ट्रीय समुदायों से भी अपील की है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है, जो संगठन है, वो भी आगे आए और इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। अलोकतांत्रिक निर्णय की निंदा की जाए, जो ये अलोकतांत्रिक निर्णय इस वक्त लिया गया है तो उसको लेकर तमाम चीजें अब सामने आई हैं और साथ ही अलग अलग ही प्रतिक्रिया सामने आई है। अवामी लीग ने कहा है कि सभी लोग एकजुट रहें और प्रतिबंध जो लगाया गया हम उसका कड़ा विरोध करते हैं, हम उसको नहीं मानेंगे। राजनीतिक मैदान छोड़ने का फिलहाल कोई इरादा हमारा नहीं है, ये बात उनकी तरफ से कही गई। इसके साथ ही अवामी लीग का इतिहास क्या रहा है, एक नजर इतिहास पर भी डाल देते हैं, जहां आपको बता दें कि बांग्लादेश की सबसे पुरानी पार्टी है अवामी लीग और 1949 में इस पार्टी की सबसे पहले नींव रखी गई थी और 1949 के बाद नींव रखने के बाद में सालों दशकों तक अधिकारों का जो आंदोलन है वो वहां पर किया गया। जो आम जन है उनके साथ मिलकर के उनके अधिकारों को लिए आंदोलन ये किया गया था। लेकिन उसके बाद में 1971 की अगर हम बात करें तो 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिली थी। उस दौरान एक लंबा युद्ध भी हुआ और युद्ध के बाद में ये आज़ादी मिली, जिसके बाद शेख मुजीब बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बने और उसके बाद में 1975 में सैन्य तख्तापलट में शेख मुजीब की हत्या कर दी गई। कई सालों तक पार्टी बांग्लादेश में अवामी लीग जो पार्टी है वो सत्ता से बाहर रही। शेख मुजीब की बेटी है शेख हसीना और शेख हसीना ने कई बार, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी शेख हसीना बन चुके हैं, कई बार उन्होंने जिम्मेदारियां संभाली हैं। जिसके बाद में पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल अलग तस्वीरें सामने आई थी बांग्लादेश से। 5 अगस्त 2024 को छात्र आंदोलन के कारण सत्ता से अवामी लीग पार्टी हट गई थी और उसके बाद में शेख हसीना को भी बांग्लादेश वहां से छोड़ना पड़ा। 2024 में हुए आंदोलन के बाद शेख हसीना ने बांग्लादेश को छोड़ दिया था और तख्तापलट के साथ ही मोहम्मद यूनुस को जैसे ही मौका मिला उन्होंने अपनी सरकार बना ली और वहां पर इस वक्त अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस की चल रही है और उन्हीं की सारी चीजें नजर आती हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि बांग्लादेश में आखिर अब अगले चुनाव कब होंगे। दरअसल पिछले साल बांग्लादेश में ये तख्तापलट हुआ था 5 अगस्त 2024 को और उसके बाद से लगातार जो वहां के लोग हैं वो चुनाव कराने की मांग मोहम्मद यूनुस से कर रहे थे। तख्तापलट के बाद जब सत्ता में मोहम्मद यूनुस आए तो उनसे लगातार मांग की जा रही थी कि आप चुनाव कराई है आम जनता के लिए और आम जनता की तरफ से ये अपील की जा रही थी, जिसके बाद में ये बताया गया कि 2025 के अंत में या फिर 2026 की शुरुआत में आम चुनाव बांग्लादेश में
हो सकते हैं। हालांकि इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। इसी के साथ हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी नवल संघ परमार इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। नवल संघ, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? क्योंकि बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो अलग अलग चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा झटका इस वक्त शेख हसीना को लग चुका है, उनकी पार्टी पर बैन, और बैन के बाद में वो आगामी जो भी चुनाव होंगे बांग्लादेश में उसमें वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। जी 10 तारीख को रात को इमरजेंसी एक मीटिंग बुलाया गया था। जो उनके इंटरिम गवर्नमेंट अंतरिम सरकार है उनके मुखिया डॉक्टर यूनुस और उनके एडवाइजरी काउंसिल ने, और मीटिंग के दौरान ये डिसीजन लिया गया कि बांग्लादेश अवामी लीग पार्टी और उसके जो भी संगठन है, हालांकि उसका छात्र संगठन को तो पहले ही बैन कर दिया था 5 अगस्त के बाद, जैसे यूनुस गवर्नमेंट बना, इंटरिम गवर्नमेंट बना उसके बाद ही, तो अवामी लीग पार्टी को बैन करने का डिसीजन लिया गया। और उसके बाद कल उसका नोटिफिकेशन, गेजेट नोटिफिकेशन भी हो गया, और उसके तुरंत चलते जो उसका इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ने भी पार्टी का सस्पेंशन कर दिया है, अभी उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया है। तो और ये जो सस्पेंशन या पार्टी के ऊपर जो बैन लगा है, वो बैन का एक मुद्दत ये रखा है कि जो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल है यहाँ बांग्लादेश ढाका में, उसमें केस चलेगा, और उसका जब तक केस का रिजल्ट नहीं आता है तब तक ये बैन रहेगा। तो ये कंडीशनल बैन है, परमानेंट बैन नहीं है। तो हालांकि उसका इलेक्शन जब अगर इन बिटवीन इलेक्शन होता है तो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर पाएंगी अवामी लीग पार्टी। लेकिन फिलहाल अब अगर हम देखें तो क्या कुछ ऑप्शंस हैं अवामी लीग के पास में और शेख हसीना के पास? क्योंकि वो तो अपनी पार्टी को लगातार मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई थी, लेकिन अब ये बड़ा झटका उन्हें मिल चुका है। जो ये बांग्लादेश का अभी का जो पॉलिटिक्स यहाँ का जो हम देख रहे हैं, उसके हिसाब से तो ये लग रहा है कि जो यहाँ पे बीएनपी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, वो काफी समय से, जैसे ही सत्ता पलटा हुआ यहाँ पे बांग्लादेश में, उसके 2 महीने के बाद से ही उनका एक डिमांड रहा है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का कि जल्द से जल्द इलेक्शन करवाया जाए। हालांकि जो यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन है, इंटरिम गवर्नमेंट, उसके जो सपोर्ट में कुछ इस्लामिक पार्टियां हैं, उन लोगों को दे आर नाउ एंजॉयिंग द पावर, तो उनको तो है कि इलेक्शन कितना डिले किया जाए। तो 2 गुट है बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में अभी, एक बीएनपी है और एक दूसरा यूनुस का जो सपोर्ट में जो कुछ पार्टियां है इनडायरेक्टली बाहर से वो सपोर्ट कर रहे हैं और जिसको बेनिफिट मिल रहा है यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन का। तो वो लोग चाहते हैं कि इलेक्शन को कैसे करके डिले किया जाए। तो बीएनपी का प्रेशर धीरे धीरे काफी बढ़ता जा रहा था, तो उसी के चलते एक मैं कह सकता हूँ ड्रामा जैसा सिचुएशन 2 दिन पहले 8-9 तारीख को किया, जिसमें स्टूडेंट्स ने ढाका के कुछ जो ट्रैफिक वाला इलाका है वहां पे उन्होंने प्रदर्शन वगैरह किया, और यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाया और बोले कि ये स्टूडेंट का, जनता का डिमांड है और उसके चलते हम इसको बैन करते हैं। तो कहीं ना कहीं अवामी लीग का बैन और उसके बाद ये उनको रजिस्ट्रेशन चलिए, बिल्कुल बांग्लादेश के जो राजनीतिक हालात है उस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल नवल संघ परमार तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह आदमपुर एयरबेस पर बहादुर जवानों के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्हें पूरे हालात के बारे में जानकारी दी गई। बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों का हौसला भी बढ़ाया और उस दौरान की ये तस्वीरें भी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। तो ये आज सुबह की तस्वीरें, जब अचानक से जवानों के साथ मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं आदमपुर एयरबेस की ये तस्वीरें, उनसे मुलाकात की और इसके साथ ही वहां पे क्या कुछ ताज़ा हालात हैं उनके बारे में भी जानकारी। भारत माता की, भारत माता की, तो सीधे तौर पर जवानों का हौसला बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नजर आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने संबोधन भी किया और ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जवानों को शाबाशी दी, उनका हौसला बढ़ाया, उनकी पीठ थपथपाई। जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ उन्होंने मुकाबला किया और जवाबी कार्रवाई सेना की तरफ से की गई, उसको लेकर उनका हौसला बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए।
अचानक से आज आदमपुर एयरबेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, जवानों के साथ मुलाकात करते हैं और आप जवानों के चेहरे पर जो एक हंसी है, खुशी है, उसे देखकर आप समझ सकते हैं कि उनका जोश जज्बा कितना अभी भी बना हुआ है लगातार। तो उस दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इसी के साथ चलिए अब न्यूज पंच में अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बाद अब डील होने की संभावना दरअसल नजर आ रही है। इस युद्ध पर अब विराम लग सकता है। दरअसल 15 मई को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इस्तांबुल में शांति वार्ता के लिए मिलेंगे और वार्ता में अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हो सकते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का मानना यह है कि इस मुलाकात से अच्छे नतीजे सामने आ सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन पर 100 से ज्यादा शाहिद और डिकॉय ड्रोन लॉन्च किए हैं। रूस का यह हमला तब हुआ जब क्रेमलिन ने 30 दिन के युद्ध विराम को प्रभावी रूप से खारिज कर दिया। कैसी रहेगी ये मुलाकात, करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं तुर्की में शांति वार्ता में ट्रंप की एंट्री। तो ये शांति वार्ता होनी है 15 मई को इस्तांबुल में ये वार्ता होगी, लेकिन इस वार्ता में कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की भी एंट्री होने की संभावना इस वक्त नजर आ रही है। वार्ता में पुतिन और जेलेंस्की के मिलने की संभावना है, लेकिन इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप भी वहां पर इस वार्ता में शामिल होते हुए नजर आ सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि शामिल होने की उनकी तरफ से पेशकश की गई है। ट्रंप की तरफ से कहा गया कि गुरुवार को तुर्की में बड़ी प्रगति हो सकती है। जो युद्ध लंबे समय से चला आ रहा है उस पर कुछ ना कुछ अच्छे नतीजे सामने आ सकते हैं। अमेरिका, यूरोप, तुर्की, खाड़ी देशों में कूटनीतिक तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो सीधे तौर पर हर किसी की नजर इस वक्त 15 मई पर है, जब ये वार्ता होगी। 15 मई को इस्तांबुल में जब रूस यूक्रेन की ये वार्ता होगी और इसके बाद में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छे संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो शांति वार्ता में ट्रंप की तो एंट्री हो चुकी है, लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें तो ये युद्ध की तस्वीरें भी बार बार सामने आ रही हैं। मैदान में अब भी जंग जारी है रूस और यूक्रेन के बीच में। एक नजर उस पर भी डालते हैं। दरअसल रूस ने यूक्रेन पर 100 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया है और सोमवार की अगर हम बात करें, बीते कल की बात करें, तो युद्ध विराम लागू होने से पहले ही 133 झड़पें इस दौरान दोनों देशों के बीच हुई हैं और क्रेमलिन ने 30 दिन की सीज फायर शर्त को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। दरअसल यूक्रेन की तरफ से 30 दिन के सीज फायर की ये शर्त रखी गई थी, जिसे खारिज किया गया और खारिज करते ही ड्रोन से हमला किया गया। इस जंग के बीच शांति वार्ता से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उम्मीदें जरूर जगी हैं, क्योंकि युद्ध किसी भी चीज का समाधान नहीं है। रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से दोनों ही देशों को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन अब शांति वार्ता की तस्वीरें आगे आने वाले समय में नजर आ सकती हैं और उससे आम लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। यूरोप ने रूस पर और साथ ही प्रतिबंधों की भी चेतावनी दी है और ये भी कहा गया कि अगर नहीं माना रूस तो भारी प्रतिबंध भी लगाए जाएंगे रूस पर। रूस की तरफ से भी बयान अब इस पूरे मामले को सामने आ चुका है और रूस की तरफ से कहा गया कि पहले ही मूल कारणों पर बात होगी, उसके बाद में युद्ध विराम होगा। इस्तांबुल वार्ता से कहीं ना कहीं वैश्विक समीकरण जो है वो बदलते हुए हमें नजर आ सकते हैं और इस वार्ता की तैयारी के लिए शर्तें भी कायम हैं। सीधे तौर पर देखें तो कई सारी शर्तों की भी बात कही जा रही है। इस्तांबुल में रूस यूक्रेन वार्ता प्रस्तावित है। 15 तारीख को जेलेंस्की ने पुतिन से पहले युद्ध विराम लागू करने की शर्त जो है वो रखी थी, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर इस बैठक का समर्थन किया और इस बैठक में शामिल होने की अपनी इच्छा भी जताई है। उन्होंने कहा कि वो भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उस दिन उनकी कई सारी और भी मीटिंग है, लेकिन उसके बावजूद भी वो शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जेलेंस्की ने फोन पर भी बातचीत की है पोम्पियो से और जेलेंस्की की तरफ से रूस को सीधे तौर पर 2 टूक एक मैसेज दिया गया। शांति वार्ता तभी जब 30 दिन का बिना शर्त युद्ध विराम हो, तो ऐसे में ये शर्त भी रखी गई है और साथ ही ये कहा गया कि दुनिया को एक स्थायी युद्ध विराम का इंतजार है। वार्ता से पहले अपनी नीयत साफ करे रूस। और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं इस वक्त हमारे साथ इस वक्त अखिलेश इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अखिलेश, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में, क्योंकि 15 तारीख को ये मुलाकात होनी है और इस मुलाकात में कहीं ना कहीं ये जो शांति वार्ता है कुछ अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। अखिलेश, आवाज मिल रही है आपको?
और चलिए इसी के साथ फिलहाल हमारे उनसे संपर्क टूट गया है, लेकिन आगे भी संपर्क जानेंगे और इसके साथ ही इस खबर से जुड़े तमाम अपडेट्स आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।